नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी में जो ऑप्शनल पेपर होता है उसके बारे में। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनको सिलेबस को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। और यूपीएससी की तैयारी ऐसी है जिसमें करोड़ों लाखों स्टूडेंट हर साल इस परीक्षा में भाग लेते हैं और हर साल 1800 के करीब सीटें होती हैं और उसमें अपनी जगह बनानी होती है। यूपीएससी में जीएस के 4 पेपर होते हैं, एक एसे होता है, एक लैंग्वेज का पेपर होता है और एक ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल में 2 होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। यूपीएससी अपने छात्रों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र चुनने की आज़ादी देता है, जिसमें 26 वैकल्पिक पाठ्यक्रम होता है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इलेक्ट्रिक साइंस, लोक प्रशासन, ऐसे लगभग 26 के करीब अलग अलग विषयों की में तैयारी की जा सकती है। मतलब कोई भी एक पेपर जो है आप चूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है उसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं। एक तरह से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो है यूपीएससी में सबसे ज़्यादा छात्र जो है ऑप्शनल पेपर के रूप में, वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में पॉलिटिकल साइंस ही लेते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो छात्र ऑप्शनल के सब्जेक्ट के भी रूप में लेता है उसको पेपर 2 लगभग पूरा जो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। और पेपर 4 में जो इथिक्स का पेपर होता है उसमें बहुत सारे जो वैश्विक विश्व विचारक हैं, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, बहुत सारे ऐसे, और हिंद जो भारतीय विचारक हैं उन सभी के बारे में भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ भी मदद मिलती है। तो 2 पेपरों में, पेपर 2 और पेपर 4 में सभी छात्रों को ऑप्शनल पेपर के रूप में पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान लेने पे उनको वहाँ फ़ायदा मिलता है। और पॉलिटिकल साइंस का बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है और इसमें बहुत सारी किताबें हैं। बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट जो है लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और भी कई सारी किताबें हैं जिससे वो पढ़ाई करते हैं या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूटों से ऑप्शनल पेपर की तैयारी करते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ऑप्शनल पेपर 500 मार्क का होता है, 500 अंकों का होता है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 250 अंकों का होता है। और आपके सिलेक्शन में आपके पास होने की जो गारंटी होती है वो ऑप्शनल पेपर ही होता है। क्योंकि जीएस के चारों पेपर या ऐसे है उसमें एक लिमिटेड स्कोर किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शनल पेपर में आप 220 अंक भी ला सकते हैं, 350 अंक भी ला सकते हैं, 325 अंक भी ला सकते हैं, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। तो जो परीक्षा में पास होने की जो गारंटी है, जो आपको सिलेक्शन दिलाती है, वो ऑप्शनल पेपर ही होता है। तो आज हम लोग इसके PSIR के बारे में, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। PSIR जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, एक विषय है जिसके लिए बड़ी मात्रा में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता है और पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति, भारत के संविधान, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत की विदेश नीति, शांति और रक्षा से संबंधित विषय शामिल हैं। ये विषय भी सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान में 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र संख्या 1 और प्रश्न पत्र संख्या 2, और प्रत्येक विषय जो है 250 अंकों का होता है, जो 500 का अंक होता है। राजनीति विज्ञान वैकल्पिक प्रश्न पेपर पाठ्यक्रम 1 में राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय राजनीति के बारे में पूछा जाता है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत, अर्थानुरूपण, राज्य के सिद्धांत, उदारवादी, नव उदारवादी, मार्क्सवादी, बहुलवादी,
पश्चिम उपनिवेशी एवं नारी अधिकारवादी, न्याय राल के न्याय के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में न्याय के संप्रत्यय एवं इसके समुदायवादी समालोचक, समानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता, स्वतंत्रता के बीच संबंध, सकारात्मक कार्य, अधिकार, अर्थ एवं सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के अधिकार, मानवाधिकार की संकल्पना, लोकतंत्र में क्लासिकी एवं समकालीन सिद्धांत, लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल, प्रतिनिधि, सहभागी एवं विमर्श, शक्ति प्राधान्य विचारधाराएं, वैधता की संकल्पना, राजनीतिक विचारधाराएं जैसे उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद, गांधीवाद एवं नारी अधिकारवाद, जो हमारे विश्व में जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनके बारे में इसमें पूछा जाता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बौद्ध परंपराएं, सैयद अहमद खां, श्री अरविंद, M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, M.N. राय, इनके जो विचार हैं, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बौद्ध परंपराओं के बारे में पूछा जाता है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जो पश्चिमी देशों के जो राजनीतिक चिंतक हुए हैं, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन एस मिल, मार्क्स, गास्की, हन्ना आरेंट, भारतीय एवं राजनीतिक चिंतक के बारे में, इनके विचारों के बारे में, इनका क्या दृष्टिकोण है राजनीति को लेकर, आर्थिक दृष्टिकोण, इनके बारे में पूछा जाता है। शासन पद्धति के बारे में। इसके बाद भारतीय शासन एवं राजनीति, प्रथम पहले पेपर में भारत की शासन पद्धति और राजनीतिक जो क्षेत्र है उसके बारे में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद, भारत के स्वाधीनता संग्राम की राजनीतिक कार्यनीतियाँ, संविधानवाद के जन सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन, किसान एवं कामगार आंदोलन, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्त में जो जिन घटकों का सम्मिलित प्रयास रहा उसके बारे में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, उग्र मानवतावादी एवं दलित, जो उस समय ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिन घटकों की, जैसे उदारवादी, राजनीतिक, समाजवादी, मार्क्सवादी और उग्रवाद, मानवतावादी एवं दलित चिंतन, इन लोगों ने कैसे देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई और इनके आंदोलन ने कैसे आज़ादी दिलाने में भूमिका, उसके बारे में। भारत के संविधान का निर्माण, भारत शासन का रिक्त, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसमें कैसे बैठकें हुई, उसका चुनाव कैसे हुआ, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ किस देश के संविधान से उसको अंगीकृत किया गया है, इसके बारे में। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जैसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, तत्व, संसदीय प्रणाली, संशोधन प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन और मूल संचार सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। संघ सरकार के प्रधान अंग, कार्यपालिका, विधायिका, सर्वोच्च न्यायालय की विचारित भूमिका एवं वास्तविक कार्य प्रणाली, इसमें संसद के बारे में लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय वन परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के उच्च न्यायालय, इन सब के बारे में पूछा जाता है। राज्य सरकार के प्रधान अंग, कार्यपालिका, विधायिका, उच्च न्यायालय की विशेष भूमिका, राज्य में विधानसभा या विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में इसके बारे में बताया जाता है। आधारित लोकतंत्र, पंचायती राज एवं नगर शासन, 73 और 74 संविधान संशोधन का महत्व, आधिकारिक आंदोलन, भारत में जो पंचायती राज और नागरिक प्रशासन है उसके बारे में, जो 73 और 74 संविधान संशोधन किया गया उसके बारे में बताया जाता है। संवैधानिक जो संस्थाएं, आयोग हैं, जैसे चुनाव आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग,
वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राष्ट्रीय अनुसूचित ST अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC आयोग, इन सब के बारे में पूछा जाता है। संघ राज्य पद्धति, संवैधानिक उपबंध केंद्र एवं राज्यों का बदलता स्वरूप, एकीकरणवादी प्रवृत्तियां, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और अंतर राज्य विवाद। संघ राज्य पद्धति में संघ और राज्यों का कैसा संबंध है, इसमें संघ कैसे ज़्यादा पावर है, और संघ राज्यों की जो का संबंधों का बदलता स्वरूप, एकीकरणवादी प्रवृत्तियां, जो संघ अपने आप को ज़्यादा केंद्रीय भूमिका में रखना चाहता है, और जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जैसे नदी जल बंटवारे को लेकर कई राज्यों में आपस में विवाद चलता रहता है, भाषा को लेकर विवाद है, राज्य अपनी सीमाओं को लेकर एक दूसरे राज्यों से विवाद रहता है, तो इसके बारे में बताया जाता है। योजना में आर्थिक विकास, भारत की योजना आयोग के बारे में, पहले योजना आयोग था, अब उसका नाम बदलकर और उसकी कार्य पद्धति को बदलकर नीति आयोग के रूप में परिवर्तित किया गया है। और भारत के आर्थिक विकास में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे नेहरूवादी एवं गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, योजना की भूमिका निजी क्षेत्र कैसे देश की विकास में भागीदारी कर रहा है, हरित क्रांति, भूमि सुधार, कृषि संबंधी उदारीकरण और आर्थिक सुधार के बारे में बताया जाता है। भारतीय राजनीति में जाति धर्म नवजातीयता, भारत की राजनीति में कैसे जाति धर्म और जातीयता को लेकर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताया जाता है। भारत के राजनीतिक जो दल हैं, दल प्रणाली है, उसके बारे में, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में, दलों के वैचारिक और सामाजिक आधार, बहुदलीय राजनीति के स्वरूप, दबाव समूह जो NGOs हैं, निर्वाचक आचरण की प्रवृत्तियां, विधायकों को बदलते सामाजिक आर्थिक स्वरूप, इसके बारे में। भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, जिसमें राजनीतिक दलों की जो भूमिका होती है, इनके विचारों के बारे में, इनके प्रवृत्तियों के बारे में, जो दबाव समूह हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ये कैसे काम करती हैं, इसके बारे में बताया जाता है। और सामाजिक आंदोलन, भारत में जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, इनके बारे में बताया जाता है। तो पहले प्रश्न में पत्र में जो है राजनीति विज्ञान के इन सब चीज़ों को कवर किया जाता है, जिसमें भारत और विश्व के जो चिंतक हुए हैं उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में बताया जाता है। भारत की जो शासन पद्धति है, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था का, उसके बारे में पूछा जाता है। राज्य और संघ और राज्य के क्या संबंध होते हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक दलों के, चिंतकों के, उनके विचारों के, अलग अलग सामाजिक संगठनों के क्या भूमिका रही है, इसके बारे में बताया जाता है। राजनीतिक दलों के बारे में, पंचायती राज और नागरिक प्रशासन के बारे में, इन सब चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आता है राजनीतिक विज्ञान वैकल्पिक प्रश्न पत्र संख्या 2, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इसमें इस पेपर में ज़्यादा पोर्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं इनके बारे में, और भारत की में क्या भूमिका है, विश्व के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में भारत की क्या भूमिका है, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में भारत की क्या भूमिका है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तुलनात्मक राजनीतिक स्वरूप में प्रमुख पर राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, तुलनात्मक प्रक्रिया और सीमाएं। इसमें अपने देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, स्वरूप है, और विश्व की जो राजनीतिक व्यवस्था और स्वरूप है, उसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। तुलनात्मक परीक्षण में राज्य पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य के बदलते स्वरूप और उनकी विशेषताएं, उन्नत औद्योगिक और विकासशील समाज के बारे में पढ़ाया जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधान एवं सहभागिता, उन्नत औद्योगिक एवं विकासशील सभाओं में राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन के बारे में।
बताया जाता है। विश्व के भूमंडलीकरण, विकसित एवं विकासशील समाज से प्राप्त अनुक्रियाएं क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उपागम, आदर्शवादी, यथार्थवादी, मार्क्सवादी, प्रकारवादी एवं प्रणाली सिद्धांत, इसके बारे में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधारभूत संकल्पनाएं, राष्ट्रीय हित, सुरक्षा एवं शक्ति, शक्ति संतुलन एवं प्रतिरोध एवं राष्ट्रीयकर्ता एवं सामाजिक सुरक्षा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं भूमंडलीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं उसमें अपने राष्ट्रीय हित, सुरक्षा एवं शक्ति, शक्ति संतुलन एवं प्रतिरोध, राष्ट्रीयकर्ता एवं सामाजिक सुरक्षा, विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण की क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश के ऊपर और समाज के ऊपर, इसके बारे में। बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसे बदलती रहती है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या हमारे देश की आज़ादी 1947 के बाद, उसके बाद जो द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद कैसे पूरा विश्व दो ध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया था। एक जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ आकर्षित हुआ और दूसरा जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था, रूस जिसका नेतृत्व कर रहा था, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अमेरिका उसका नेतृत्व कर रहा था। तो इसके बारे में बताया जाता है। और तो तुलनात्मक महाशक्तियों का उदय, सामरिक और वैचारिक दुर्ध्रुवता, हथियारों की दौड़ और शीत युद्ध और परमाणु खतरा, इसके बारे में बताया जाता है। शीत युद्ध में कैसे हमारा पूरा विश्व दो ध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया था। उस समय भारत गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाते हुए कैसे इन दोनों ध्रुवों से अलग रहकर अपनी बात प्रमुखता से रखता रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन लक्षण रूप दिया, भारत के नेतृत्व में कैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया और इसने अपनी पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई और बहुत सारे देश इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होकर, तटस्थ रहकर, दो ध्रुवीय व्यवस्था से अलग होकर अपने विकास यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। सोवियत संघ का पतन, सोवियत संघ का पतन 1990 के दशक में हुआ और उसके बाद उसमें कई सारे देश अलग होकर नए नए देशों का उद्गम हुआ और जो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी उसमें अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ा। इसके बारे में बताया जाता है। एक ध्रुवीय और अमेरिकी आधिपत्य, समकालीन दुनिया में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता है, इसके बारे में बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव, विश्व में कैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव होता है। ब्रिटेन वुड में विश्व व्यापार संगठन तक समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं, पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद, CMEA, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के तृतीय विश्व की मांग, विश्व अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण। विश्व में कैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्भव होता है और विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं और पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद, जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं थी उनके बारे में बताया जाता है। उसके बाद नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के तृतीय विश्व की मांग और विश्व अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण। विश्व में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे फलीभूत हो रही है और साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं कैसे नीचे जा रही हैं, उसके बारे में बताया जाता है। उसके अलावा जो तटीय विश्व के देश हैं, जो हमारी विश्व में जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था है और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें भारत आता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, सिंगापुर, ये सब देश आते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में रूस है, चीन है, क्यूबा है या यूएसए से जो संबंधित देश रहे हैं वो है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका, जो अभी नव विकासशील देश हैं, ये ज़्यादातर मिश्रित अर्थव्यवस्था से ही संचालित होते हैं। गरीब देश एक तृतीय विश्व है, विश्व आर्थिक
अर्थव्यवस्था है, जो गरीब देश हैं, जिनके यहाँ न वो विकसित है न वो विकासशील है, उनके यहाँ गरीबी है, भुखमरी है, वो अपने को विकास की दौड़ में आगे बढ़ाने के लिए क्रियाशील हैं। और ये गरीब देशों की मांग है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में तृतीय विश्व की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए और विश्व अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण के बारे में बताया जाता है। संयुक्त राष्ट्र देश पूरे विश्व में शांत, सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक वृद्धि, समानता और एक दूसरे देश से जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इनको कंट्रोल में रखने के लिए और 2 विश्व युद्धों के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, इसके बारे में बताया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विचारित भूमिका क्या है, वास्तविक लेखा जोखा क्या है, विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, लक्ष्य एवं कार्यकरण, संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता, इसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा विश्व राजनीति का क्षेत्रीकरण, विश्व में अलग अलग देश एक समूह बना लेते हैं अपने विकास के लिए, जैसे यूरोपीय यूनियन है, एशियन है, एपेक है, सार्क है, नेफ्टा है, या सुरक्षा की दृष्टि से नाटो है, या आर्थिक दृष्टि से जो है संघाई सहयोग संगठन है, संघाई सहयोग संगठन है, ब्रिक्स है, या बिम्स्टेक है। ये सारे संगठन हैं जिनके बारे में पेपर 2 में पूछा जाता है। इनकी संरचना क्या है, ये कार्य कैसे करते हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है, भारत से इनके कैसे संबंध हैं, इसके बारे में। समकालीन वैश्विक सरोकार, जो समकालीन जो घटनाएं होती हैं और इससे विश्व का क्या इसमें रोल होता है, जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, मानवाधिकार, पर्यावरण, लिंग न्याय मतलब महिलाओं की सुरक्षा, आतंकवाद, नाभिकीय प्रसार को कैसे रोका जाए, तो इन सब के बारे में बताया जाता है। इसमें भारत की क्या भूमिका है और इसका हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको कैसे रोकथाम की जाए, इसके सबके बारे में बताया जाता है। भारत तथा विश्व, भारत और की जो विदेश नीति है और भारत के जो विश्व के देशों के साथ जो संबंध है उसके बारे में इसमें पूछा जाता है। भारत की विदेश नीति, भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं, नीति निर्माण की संस्थाएं, निरंतर एवं परिवर्तन, गुट निरपेक्ष आंदोलन को भारत का योगदान और विभिन्न चरण और वर्तमान भूमिका क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का निर्माण में भारत की भूमिका रही, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, मिस्र जैसे देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका क्या रही विश्व की शांति और सुरक्षा को लेकर। उसके अलावा इस समय वर्तमान परिस्थिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका है, इसके बारे में पूछा जाता है। भारत और दक्षिण एशिया, भारत और दक्षिण एशिया के देशों के साथ भारत की क्या संबंध है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, पिछले निशान प्रभावी सार्क में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सारे देश आते थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंधों की वजह से सार्क की उतनी महती भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में पूछा जाता है। इस समय बिम्स्टेक, भारत बिम्स्टेक को लेकर ज़्यादा क्रियाशील है और उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो इसके बारे में पूछा जाता है। भारत और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है उसके बारे में। भारत की पूर्व अभिमुख नीति, भारत की पूरब की तरफ देखो, ईस्ट एक्ट पॉलिसी, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं तब से उन्होंने अपने जो भारत के जो पूर्वोत्तर के देश हैं, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बहुत लाओस, कंबोडिया,
वियतनाम या भूटान, नेपाल, ये सारे देश हैं जिनसे भारत अपने प्रगाढ़ संबंध बना रहा है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और हमारे संबंध भी, क्योंकि ये सारे ऐसे देश हैं जिनकी भारत और के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अब उसको आर्थिक रूप से और उन्नत करने की दिशा में भारत काम कर रहा है। क्षेत्रीय सहयोग की बाधाएं जैसे नदी जल विवाद, अवैध सीमा का पार आवागमन, नवजातीय द्वंद्व एवं उपलब्ध सीमा विवाद, भारत एवं वैश्विक दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साथ भारत के कैसे संबंध हैं, नियो तथा WTO वार्ताओं के लिए आवश्यक नेतृत्व की भूमिका, इसके बारे में कहा गया। भारत के जो क्षेत्रीय जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ नदी के जल को लेकर विवाद, या सीमा को लेकर विवाद, या आतंकवाद को लेकर विवाद, या जो भारत में लीगल तरीके से लोगों का आना जाना होता है, बांग्लादेशी शरणार्थियों या जो म्यांमार के जो रोहिंग्या हैं, इसको लेकर जो विवाद है, सीमा विवाद है, या भारत और दक्षिण अफ्रीका के देशों के साथ कैसे संबंध है, या लैटिन अमेरिका के देशों के साथ कैसे संबंध है, या नियो या WTO विश्व व्यापार संगठन की जो वार्ताएं होती है, इसके नेतृत्व की भूमिका, भारत कैसे उसके में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है गरीब देशों का, इसके बारे में बताया जाता है। भारत एवं वैश्विक शक्ति केंद्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूरोप, जापान, चीन और रूस के कैसे संबंध हैं, इसके बारे में बताया जाता है। भारत एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र शांति अनुसरण में भूमिका, भारत हर साल अपने सेना के कुछ लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सुरक्षा सेना है उसमें भेजता रहता है, उसमें क्या भूमिका है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, उसके बारे में। भारत एवं नाभिकीय प्रश्न, भारत और परमाणु ऊर्जा या परमाणु अप्रसार या परमाणु बदलते प्रेक्षर एवं नीति कैसी है, भारत की परमाणु नीति कैसी है, इसके बारे में बताया जाता है। भारत विदेश नीति के हाल के विकास, भारत की विदेश नीति में जो हाल में जो घटनाएं हो रही हैं वैश्विक रूप से, उसमें भारत की क्या भूमिका है, जैसे अफगानिस्तान में हाल के संकट पर इस भारत की स्थिति, इराक एवं पश्चिमी एशिया, US एवं इजराइल के बढ़ते संबंध, नई विश्व व्यवस्था की दृष्टि, जैसे भारत रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भारत की क्या भूमिका है, इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष चला है, हमास, उसमें भारत की क्या भूमिका है, या यमन में जो घटनाएं होती हैं, और बांग्लादेश में जो हमारे पड़ोसी देश में है, उसमें जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, और विश्व में जो भी वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाएं होती रहती हैं। पेपर 2 में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में पूछा रहा था, उसमें भारत की क्या भूमिका होती है। जैसे भारत रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत करता है, इजराइल और फिलिस्तीन के जैसे भारत के संबंध हैं, उसमें भारत अमेरिका के साथ भी उतने प्रगाढ़ संबंध है और ईरान के साथ भी उसके संबंध है, या भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है उसमें भारत की क्या भूमिका होती है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती रहती हैं उसके बारे में भी इसमें पूछा जाता है। तो इस तरह ये सारी चीजें पेपर 2 में सम्मिलित की जाती हैं। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस और IR, PSIR, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इन दो चीज़ों को मिलाकर राजनीतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है UPSC का वो पूरा होता है। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से पेपर में कौन कौन से विषय संबंधित पढ़ाया जाता है और उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। UPSC या PCS
की जो तैयारी करते हैं, इसमें जो वैकल्पिक प्रश्न होता है वो आपके सिलेक्शन में आपको उस परीक्षा में पास होने के लिए वैकल्पिक प्रश्न पत्र सबसे ज़्यादा सहयोग करता है कि इसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जीएस के पेपर में एक लिमिटेड एक मतलब उसमें उतना ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते क्योंकि सब जीएस पढ़ता है। और वैकल्पिक प्रश्न में अगर 1000 बच्चा बैठा है तो उसमें 1000 बच्चे में 26 वैकल्पिक प्रश्न है और सब अलग अलग पढ़ रहा है, तो कौन कितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है अपने वैकल्पिक प्रश्न पत्र की और उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकता है, तो आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने, परीक्षा को पास करने में, आपको सिलेक्शन लेने में वैकल्पिक प्रश्न पत्र महती भूमिका निभाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने पॉलिटिकल साइंस पे बहुत सारे विषयों पे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।